चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ साहित्य के छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। उसका फर्स्ट जो सीरीज चल रहा था, तो अगला वीडियो है ये लगभग आपका ये है वीडियो का पार्ट ये शायद 6 है, मेरे ख्याल से 6 नंबर का है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए मैं बताते चलता हूँ, या फिर ये 7 नंबर में भी इसको बना सकता हूँ, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो चलिए अब मैं इसमें बताता हूँ इसका जो सरबपुरी वंश के बारे में। जब इसका काल जब हुआ, जब इन लोग का राजवंश हम लोग का छत्तीसगढ़ में चलना चालू हुआ, मतलब राजर्षि तुल्यकुल वंश के बाद ये सरबपुरी राजवंश का मतलब आया इन लोगों ने। ये लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में लगभग क्या है इनका द्वारा आया गया, इसको याद रखना। इसका जो है ऐतिहासिक जो विवरण है, इसका जो अन्य नाम इन लोग को बोला जाता था, अमरार्य कुल भी इन लोग को बोला जाता था। इनका अन्य नाम था, अन्य नाम के बारे में जानेंगे तो अमरार्य कुल या अमरज कुल, अमरार्य कुल या अमरज कुल के बारे में इसको बोला जाता था। मतलब इसको शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी। पाँचवीं से 6वीं शताब्दी, इसको याद रखना। इसका मतलब शासनकाल इनका हुआ, जो लिख दिया हूँ इसमें भी। इनका जो अभिलेख, इनका जो मतलब प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो प्रमाण इनका मिलता है जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। एक भानुगुप्त नाम का था, जो एक गुप्त का शासक था। इसके एरण अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। एरण अभिलेख में सरबपुरी वंश का क्या है, उसमें उल्लेख मिलता है, इसको याद रखना। अब राजधानी के बारे में बता दें। इन लोग 3-4 तो राजधानी थे इन लोग की। ठीक है, तो राजधानी इसका देख लिए बताता हूँ। इसमें शासक का बता देता हूँ, शासक का और किनके द्वारा मतलब वो राजधानी मतलब बनाया गया। एक था सरबराज, सरबराज का सरबपुर, इसको याद रखना। प्रसन्न मात्र, ये मल्हार और प्रसन्नपुर। सरबराज सरबपुर, प्रसन्नमात्र मल्हार, प्रसन्नपुर। क्या बोल रहा हूँ? सरबराज सरबपुर, प्रसन्नमात्र मल्हार, प्रसन्नपुर इनके द्वारा बसाया गया। प्रसन्नमात्र द्वारा मल्हार, जिसको मतलब पहले नाम था उसका प्रसन्नपुर, जो बिलासपुर में है। ये कहाँ है आपका? बिलासपुर में। ये कहाँ उपस्थित है? बिलासपुर में उपस्थित है, इसको याद रखना। सरबपुर ये सिरपुर के आसपास है। सिरपुर महासमुंद के आसपास, महासमुंद जिला में उपस्थित है, इसको याद रखना। सरबराज द्वारा बसाया गया था। प्रवर राज ने क्या किया? सिरपुर बसाया। प्रवर राज ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये उसी के आसपास का क्षेत्र था। सरबपुर भी सिरपुर महासमुंद के आसपास का क्षेत्र था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कन्फर्म सिरपुर ही होगा, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है इसमें, देखना। सरबपुर बसे, आप लोग याद रखना। इसके संस्थापक थे, संस्थापक ऊपर में लिख देता हूँ इसके। सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज। कौन थे आपका? सरबराज जी थे। ठीक है, इसको याद रखना। इनका राज चिन्ह क्या था? एक राज चिन्ह भी था इन लोग का।
ये इसको अलग याद रखना है ना। इनका राज चिन्ह था गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी जी का, इनका मतलब लक्ष्मी जी का क्या था, राज चिन्ह, मतलब मुद्रा उद्रा में इन लोग का रहता था उस टाइम में। इनके जो अधिकार क्षेत्र था, जैसे कि अधिकार क्षेत्र था, वो क्या करते थे, पत्रों पर लिखवाते थे। क्या करते थे, पत्रों पर उस टाइमिंग में लिखाया जाता था जो भी अधिकार होते थे उनका। जो ताम्र पत्र था उसमें मुहर हुआ, उसमें जो सिक्के उक्के रहते थे उसमें, सिक्के में तो नहीं, मतलब जो ताम्र पत्र थे उसमें लिखवाते थे लोग। और धर्म को याद रखना है, धर्म के वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म से क्या रखते हैं लोग, संबंधित रखते हैं वैष्णव धर्म से, इसको याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें अब मैं जो जो प्रमुख शासक थे उनका नाम बताता हूँ, उनके बारे में बताऊंगा फिर मैं। तो प्रमुख शासक इसमें देखिए, चल तो बताते चलता हूँ। तो प्रमुख शासक एक थे सरबराज, पहला तो यही है सरबराज, सरबराज जी पहला रूप में, मतलब एक व्यक्ति पहला। जब तो इन्होंने क्या किया, हर चीज़ को मैं लिखूंगा नहीं इसमें, तुरंत तुरंत आपको बताते चल रहा हूँ सीधे। तो सरबपुरी राजवंश से क्या था, संस्थापक था। क्या बोल रहा हूँ, सरबपुरी राजवंश का क्या था, संस्थापक थे। और इन्हीं के नाम पर क्या हुआ, जो सरबराज के नाम पर ही राजधानी बन गया, मतलब राजधानी भी बना और उसका नाम कर, जो राजवंश का नाम भी सरबपुरी कर दिया गया। ठीक है, जो इनका जो उल्लेख है, जो भानुगुप्त केरल अभिलेख में मिलता है इसको। ये जो ना शासन क्षेत्र इनका, जो महानदी है ना, महानदी का जो उत्तर वाला इलाका था, जो महानदी जो ऐसे कि अभी जैसे सियावा से निकल रही है धमतरी जिले से, तो उसके उत्तर वाला इलाका पूरा आपका सरबपुरी था, सरबराज का, सरबपुरी वंश का था। इसको याद रखना। तो इसका क्षेत्र था महानदी के ऊपरी तट, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा की क्या चीज़ का था, इसी का था, मतलब इन लोग का शासन वंश था। एक कुशल राजा था ये सरबराज। इसके बाद एक दूसरा, एक मतलब नरेंद्र, दूसरा नहीं होंगे लेकिन आप लोग प्रसिद्ध के रूप में जो जो है इम्पोर्टेंट, इसको मत लिखो। चलो अब इसने क्या किया, नरेंद्र जी ने क्या किया, अपने शासनकाल के समय में तीसरे वर्ष में, ये तीसरा साल में क्या किया इसने, एक पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया था। पीपरदुला ताम्रपत्र क्या किया था, जारी किया था, इसको याद रखना। पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया, किसने किया, नरेंद्र ने किया, तीसरे काल में, अपने तीसरे काल में जारी किया, इसको याद रखना। और इस 24वें वर्ष में, जब ये 24वें वर्ष में पहुंचा अपने शासन काल के, अपने शासन के जो 24वें वर्ष में हुआ, मतलब इसको 24 साल हो गए। तो कुरुद है धमतरी में, इसको जान रहे होंगे, कुरुद है का धमतरी में। तो वहाँ एक ताम्रपत्र जारी किया, कुरुद का ताम्रपत्र भी इसने जारी करवाया। 2 ताम्रपत्र करवाया, एक तो पीपरदुला में, एक कुरुद धमतरी में। वहाँ क्या किया, ताम्रपत्र जारी किया। अब देखो इनके ताम्रपत्र से हम लोग को उसके शासनकाल के बारे में पता चला, क्योंकि 24वें वर्ष में तो ताम्रपत्र लिखवा रहे, तो लगभग 25 साल तो लगभग रहेंगे होंगे, है ना। 1 आध साल तो चला ही होगा, मतलब उससे आगे भी इन लोग, मतलब इनका शासन रहा होगा, है ना। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये सभी सरब राजे जो है ना, ये सरबवंशी राजा है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये क्या मानते थे, राज चिन्ह गज लक्ष्मी थी। और यहीं पर लिख देता हूँ, ये सभी क्या थे, वैष्णव थे। वैष्णव धर्म से इन लोग संबंध रखते थे, इसको याद रखना। ये भी था वैष्णव धर्म का पालन करता था। कौन था आपका, नरेंद्र, उसी का अनुयायी करता था, पूजा पाठ उसी करता था। ये क्या करता था, अपना जो सिक्का में जो सिक्का उक्का बनवाता था ना, उसमें गज भित्ति
लक्ष्मी, ये सी होगा, ये सी। गज भीसी लक्ष्मी, गज भीसी लक्ष्मी, उनके मतलब इसमें मुद्रा में सिक्का में अपने लिखवाता था, इसको याद रखना, ठीक है। तो चलिए आगे इसका बताता हूँ। एक था व्यक्ति प्रसन्नमात। अगला शासक कौन है भैया? प्रसन्नमात। कौन था? प्रसन्नमात था, इसको याद रखना आप, है ना। तो इसने क्या किया, निडला नदी के किनारे, जो निडला नदी जिसको लीलागढ़ नदी भी बोला था, तो लीलागढ़ नदी के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार शहर बसाया। जो ये मल्हार कहाँ है? मल्हार को बसाया ये, इसका नाम तो प्रसन्नपुर, यही मतलब नाम बता रहा हूँ। प्रसन्न मात्र ने मल्हार प्रसन्नपुर बसाया। कहाँ आपका? ये बिलासपुर में है। नदी कौन सा? लीलागढ़ नदी है। लीलागढ़ के नदी के किनारे है, तट पर। और ये अभी वर्तमान नाम क्या है इसका? लीलागढ़ का मतलब वर्तमान लीलागढ़ है, पहले क्या था? निडला नदी। निडला नदी के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखना। इसने क्या किया था उस टाइमिंग में, जब ये तो बना लिया इसने, प्रसन्न एक शहर बसाया, और एक इसने सिक्का में क्या लिखा? सोना का सिक्का जारी किया। एक सोना का सिक्का बनवाया इसने, मतलब सोना का सिक्का इसने चलवाया, और उसमें क्या करवाया? गरुड़ चक्र बनवाया उसमें। गरुड़ चक्र, गरुड़ बनाया उसमें, गरुड़ था, चक्र था और शंख। गरुड़ चक्र शंख क्या था उसमें उपस्थित था, सोने के सिक्के में अपने उसने चलवाया। तो प्रसन्न मात के सिक्के के पूर्व में, जैसे कि इसका जो पूर्व का सिक्का होता था उड़ीसा के जो कटक से मिला है ना, पूर्वी साइड का, इधर उड़ीसा टाइप का, और पश्चिम में महाराष्ट्र के चांदा से प्राप्त हुए। तो सोचो कहाँ कहाँ इसका जो नोट मतलब वो सिक्का चलता था। इसका जो पूर्व साइड में इसका जो सिक्के मिले हैं, और भी ये सिक्का बोल रहा हूँ, इसका सिक्का लिखा इसमें लिख देता हूँ। ये सोने का था, सोना का था, सोने का था, ठीक है। सोने का जो गरुड़ चक्र शंख इसमें उपस्थित था इस सिक्के में। पूर्व में इसके मिले हैं सिक्के उड़ीसा से, पूर्व में उड़ीसा से मिले हैं, ठीक है, और पश्चिम से महाराष्ट्र से मिले हैं, इसको याद रखना। ये कटक से मिला है, ये मिला है भैया चांदा से। ये मिला है कटक से और ये मिला है चांदा से, इसको याद रखना। समझ गए मैं जो बोल रहा हूँ? पूर्व में उड़ीसा से, पश्चिम में महाराष्ट्र से, चांदा से मिला है, इसको याद रखना आप लोग। समझ गए? ठीक है, चलो अब बताता हूँ इसमें का मैं आगे का, इसमें का। अब इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी को क्या किया? जो सरभपुर बसाया था अपनी राजधानी, सरभपुर के स्थान पर सब प्रसन्नपुर कर दिया, क्योंकि इसी शहर को यह बसाया था, मल्हार शहर को, प्रसन्नपुर को। तो पहले क्या था? सरभपुर था, सरभपुर से वहाँ से परिवर्तित करके प्रसन्नपुर मल्हार में ये लेके गया अपनी राजधानी। इसी को बाद में राजधानी बना दिया। कौन? आपका प्रसन्न मात्र ने, ठीक है, इसको याद रखना। फिर अगला एक थे जयराज, जयराज जी को याद रखना। इनको दुर्गराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुर्गराज। क्या बोल रहा हूँ? दुर्गराज बोला जाता है। और एक मन मात्र, दुर्गराज और मन मात्र मतलब बोला जाता है, इसको याद रखना। दुर्गराज और मन मात्र इनका मतलब अन्य नाम था इसका, जयराज जी का। अब इसने क्या किया? जो शिवराज ने शिवनाथ नदी के तट पर है ना, जो दुर्ग नामक नगर है, अरे शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग नहीं है, जो दुर्ग जिला बना हुआ है, तो दुर्ग का स्थापना किया था, दुर्ग की स्थापना की, दुर्ग जिला को स्थापना किया, मतलब शहर का
स्थापना किया। क्या क्या इसने स्थापना किया, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। इसको आप लोग क्या करना, याद रखना। अब इसने जब जैसे ये एक इसके अनुसार था लोचन प्रसाद पांडे जिसके, लोचन प्रसाद पांडे जिसके अनुसार, पांडे के अनुसार इन्होंने मतलब लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार मतलब दुर्ग की स्थापना किया, दुर्ग शहर की, दुर्ग नगर की जयराज ने की। इसको याद रखना, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने, दूसरे ने, एक व्यक्ति थे हीरालाल, हीरालाल ने क्या बोला कि जो दुर्ग है, दुर्ग को किसने बनाया, शिव दुर्ग ने बनाया। शिव दुर्ग नामक व्यक्ति ने क्या किया, इस दुर्ग को स्थापना किया, लेकिन इसके अनुसार इसी ने किया, जयराज ने। तो ऐसा मतभेद चलता है इन लोग का, इसको याद रखना। अब इन लोग के टाइम में क्या विशेष बात, क्या रखने की बात है विशेष ग्रुप में, इसके टाइम में क्या ब्राह्मणों को क्या करते थे इन लोग, उस टाइम में दान दे देते थे, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। क्या दिया जाता था, दान देने की प्रथा मतलब चलन में है। ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा मतलब क्या हुई, चलन में, इसको याद रखना। अब इसमें देखो एक राज्य ग्राम भी बताया गया था उसको, एक राज्य मतलब एक राज्य ग्राम था, एक राज्य ग्राम था उसी टाइमिंग में। तो इसको जो इस राज्य ग्राम को किसको दिया था, एक विष्णु स्वामी ब्राह्मण था, उसको दान में दे दिया था। इसी ने, जयराज ने विष्णु स्वामी ब्राह्मण को राज्य ग्राम को क्या किया, दान में दे दिया था। इसको याद रखना। अपनी मुद्रा में क्या लिखवाता था, गज लक्ष्मी को लिखवाता था, गज लक्ष्मी। ये सभी वैष्णव धर्म से संबंधित थे, है ना, इसलिए पूरे गज लक्ष्मी जी की, पूरे अपनी मुद्रा में लक्ष्मी जी का ही अंकन करवाते थे। ये पूरे हिंदू सम्राट था ना ये, मतलब हिंदू थे ये लोग, क्या थे, हिंदू थे। इसको याद रखना। एक थे प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज प्रथम, इसकी राजधानी क्या थी, सिरपुर को इसने राजधानी बनाया था। प्रवर राज प्रथम ने क्या किया, सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आया एक सुदेव राज, कौन थे, सुदेव राज एक था। अब इसने क्या किया, सुदेव राज ने, इन्होंने एक व्यक्ति को रखा, इंद्रबल नाम था एक व्यक्ति, उसको क्या किया, उसको सर्व अधिकारी के रूप में, अधिकारी कर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया उसको। सुदेव राज का एक इंद्रबल मतलब एक सामंत टाइप का था, सामंत टाइप का व्यक्ति था, उसको क्या कर दिया, सब उसको सर्वाधिकारी कर्ता उसको घोषित कर दिया, ठीक है। इसको याद रखना, सर्व अधिकारी के रूप में, उसको कर्ता के रूप में इंद्रबल को क्या किया, घोषित कर दिया सुदेव राज ने। सामंत टाइप का था इसका। इसके ना सुदेव राज के लगभग 8 ताम्रपत्र मतलब देखने को मिलते हैं, 8 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं, छत्तीसगढ़ से मिले, सब टोटल मिला के 8 है उसके ताम्रपत्र सुदेव राज का। फिर ये प्रवर राज प्रथम था, एक आया प्रवर राज सेकेंड नंबर का, प्रवर राज सेकेंड नंबर का है। तो अब इसमें क्या हुआ देखो, बताता हूँ। इसी का सुदेव राज के सामंत था ना, ये मैं बता चुका हूँ, इसमें सामंत था। तो सुदेव राज का जो सामंत था इंद्रबल था।
तो उसने सुदेव राज के पुत्र प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर दी। इसी ने क्या किया, इसने दिमाग लगा दिया और इसी को सोचो सर्वाधिकारी पर घोषित किया था। क्या किया, इसको प्रवर राज द्वितीय की हत्या करवा दी इंद्रबल ने। और हत्या कर दी और इस क्षेत्र में क्या किया, पांडु वंश की नींव रख दी। पांडु वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। इसके याद रखना। और ये कौन था अंतिम सरबपुरी सरबवंशी शासक था। सरबवंशी कौन था, शासक था। इसको याद रखना। कौन था, सरबवंशी शासक था। इसको याद रखिएगा। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था मैं बताता हूँ कैसी थी, मतलब इसके बताता हूँ मैं प्रशासनिक क्या का मतलब इन लोग के व्यवस्था बनाए थे उस टाइम में। चलिए इनका प्रशासन बताता हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो पहला तो इनका एक राज्य होता था, है ना, जैसे वर्तमान में है। राज्य के नीचे राष्ट्र होता था, मतलब जैसे अभी हम लोग का संभाग होता है वैसी संभाग मान लो। फिर उसके नीचे होता है भोग, भोग होता था एक। फिर युक्ति होता था, युक्ति होता था। आहार होता था, है ना। फिर ग्राम होता था। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बोला, पहले तो राज्य होता है, फिर राष्ट्र होता है, फिर संभाग होता है ना। फिर उसके नीचे भोग होता है, फिर उसके नीचे युक्ति, फिर उसके नीचे आहार, फिर ग्राम। इसको याद रखना। अभी इसके शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, जो सरबपुरी राजवंश के शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ये ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई ये थी, सबसे बड़ी इकाई ये राज्य था। इसको याद रखना। अब इसको जो इसका जो अधिकारी होता था इसको भोगपति बोला जाता था। इसको भोगपति कहा जाता है उस टाइम। इसका जो मतलब अधिकारी होता था या प्रमुख होता था, भोगपति कहा जाता है। अभी क्या कहता था, जो जमीन देने का अधिकार होता था इसको, गाँव ना, गाँव पर पूरा अधिकार होता था इसको। जो गाँव जमीन ग्राम उराम होते थे तो उसको ये परमिशन देता था राज्य का जो मुखिया होता था, प्रमुख राजा जो होता था, अनुमति देता था। तो गांव को दूसरे को मतलब दान वान देने का अधिकार इसको प्राप्त था उसके परमिशन से। ऐसा मतलब बनाए गए थे व्यवस्था। ठीक है, समझ गए। अब इनके जो इनका एक विशेष याद रखना, नोट करके याद रखना। अब इनका एक अलग टाइप का केस है। इसमें इन लोग का क्या है, देखे इन लोग के जो ताम्रपत्र में, इस ताम्रपत्र में क्या क्या मिलता है, तिथि मिलती है, ठीक, डेट उट लिख दी है ना, कब हुआ कब क्या हुआ, वर्ष मिलता है उसमें। स्थान भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ भी, जैसे स्थान बताया अभी स्थान का पता चला है, डेट लिख दिया है, वर्ष भी लिख दिया है, और लेखक का नाम भी बता देते हैं, और उत्कीर्णक का नाम, उत्कीर्णक का नाम जो मतलब लिखने उखने वाला। तो ये सब का नाम है। लेखक लिखने वाला, उत्कीर्णक उसको मतलब वो करने वाला, जो भी प्रचार उचार जो भी करने वाला उनका नाम है। लेकिन इसमें ना चित्र का उल्लेख नहीं है, चित्र नहीं मिलता इन लोग को। ऐसा मतलब उसमें उल्लेख है, मतलब चित्र इन लोग के मतलब चित्र नहीं रहता है इसमें उनके ताम्रपत्र। सिक्के उक्के में रहते हैं नहीं बोल रहा, लेकिन ताम्रपत्र में चित्र उतर नहीं है। इस ताम्रपत्र में चित्र नहीं है, इसको याद रखना। अब इसी के शासनकाल में 5वीं से 6वीं शताब्दी में ही क्या किया गया, जो मनियारी नदी है, जो मुंगेली और
बिलासपुर का बॉर्डर है। मनियारी नदी मुंगेली और बिलासपुर का बॉर्डर बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। तो उसके तट पर ताला गांव में, ताला गांव में क्या है, देवरानी जेठानी मंदिर है। ताला गांव में क्या है, देवरानी जेठानी मंदिर उपस्थित है, इसके याद रखना। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें तो मैं अब हो गया। इसके बाद एक शैल वंश आता है इनके जस्ट काल बाद, तो इसको मैं देख लो एक बार। ऊपर से नीचे प्रशासन काल था, राज्य, फिर संभाग, फिर भोग, फिर युक्ति, फिर आहार, फिर ग्राम, ऐसे करके नीचे तक गए। अब एक छोटा सा राजवंश था शैल वंश, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। शैल वंश ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ शैल वंश के बारे में। इनका जो शासनकाल था 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास था ये। 6वीं ईस्वी में ना, ये ईस्वी में, अब ईस्वी में चल रहे हैं हम लोग, एडी नहीं। तो इसका वंश जो है, इसका क्या है, सूर्यवंशी वंश बोला जाता है। सूर्यवंशी वंश कहलाता था। जो वंशावली थी इनकी वंश था, सूर्यवंशी वंश था। शासनकाल में बता दें, यह शासनकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास मतलब इनका शासन क्षेत्र था। इनका क्षेत्रफल जो कहाँ विस्तार था, जो मतलब इनकी सीमाएं कहाँ थी, दुर्ग क्षेत्र में। दुर्ग क्षेत्र में इन लोग रहने वाले थे, वहाँ शासन था इन लोग का। अब इनकी जानकारी कहाँ मिलती है, स्रोत कहाँ से मिलता है इनका जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है। अब स्रोत देखोगे, इसका इनका स्रोत एक दुर्ग है। दुर्ग से मिलता है पहला तो एक बालाघाट, दुर्ग से मिलता है, और एक बालाघाट। बालाघाट कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में शायद, या फिर ये महाराष्ट्र में है, देख लेना आप लोग। बालाघाट शायद मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो एक वहाँ सरहदी नाम का एक ग्राम था, रघोली, इसके अंतर्गत में रघोली नाम था, जगह का नाम कोई प्लेस था। तो सरहदी ग्राम के रघोली, यहाँ से रघोली से ताम्रपत्र मिला था, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ इन लोग को। उसी ताम्रपत्र से इन लोग के बारे में पता चला, किसका, शैल वंश के बारे में, क्योंकि ये दुर्ग में थे। दुर्ग से भी मिला है ताम्रपत्र, इसको भी याद रखना। दोनों जगह से, पहला दुर्ग से मिला, दूसरा बालाघाट से, इसको याद रखना। अब प्रमुख शासक थे इसका, प्रमुख शासक कौन थे, प्रमुख शासक में एक थे श्रीवर्धन थे। कौन थे, श्रीवर्धन। श्रीवर्धन कौन था, संस्थापक था भैया। संस्थापक, किसका संस्थापक था, ये शैल वंश का संस्थापक था श्रीवर्धन। श्रीवर्धन कौन था, शैल वंश का संस्थापक था। अब इसका एक पुत्र था, इसका पुत्र हुआ इसका जो पृथ्वीवर्धन नाम का। फिर एक और पुत्र उसका जयवर्धन। कौन था, जयवर्धन। इसका पुत्र श्री पृथ्वीवर्धन, श्री जयवर्धन, ऐसे आप जोड़ सकते हो श्री लगा के। श्रीवर्धन का पोता ये था जयवर्धन। अब इसने, श्रीवर्धन तो संस्थापक था। श्रीवर्धन कौन था भैया, इसका संस्थापक था। यहाँ लिख देता हूँ अलग से, संस्थापक था। श्रीवर्धन द्वारा संस्थापना हुई थी शैल वंश की। ठीक है, अब इसने निर्माण क्या करवाया था, श्रीवर्धन का पढ़ रहे हैं अभी, आना इसका, ये दोनों इसके, ये पुत्र है, ये पोता है जयवर्धन। अब निर्माण इसने करवाया था, सूर्य मंदिर बनवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, इसको याद रखना। और सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश क्या था, इसका समकालीन था।
क्या था इसके समकालीन था, इसको याद रखो। अब इसका जैसे देखो, एक ही दो व्यक्ति हुए हुए मतलब इसमें सब प्रमुख शासक थे, बाकी उसके बाद इन लोगों ने, इन लोग जो में एकदम चलाने वाला कोई नहीं था, दम वम नहीं था, उत्तराधिकारी मतलब मजबूत नहीं था, उत्तराधिकारी क्या नहीं थे, मतलब मजबूत टाइप का नहीं रहते। तो क्या हो, इस वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। इस वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। समझ गए? तो चलिए, मतलब पतन हो गया तो ये हो गया कंप्लीट, इसमें और कुछ नहीं। दुर्ग क्षेत्र में निवास करते थे, शैल वंश कहा जाता था। वंशी वंश थे इन लोग, सूर्यवंशी वंश थे। स्तोत्र मतलब कहाँ से मिलता है, ताम्रपत्र से मिलता है, दोनों का ताम, दुर्ग का ताम्रपत्र, बालाघाट मेरे ख्याल से जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो MP में है ये बालाघाट। प्रमुख शासक था श्रीवर्धन, संस्थापक था ये लिख दे ऊपर में। श्री पृथ्वीवर्धन उसका पुत्र था, फिर उसका पुत्र मतलब जयवर्धन उसका पोता था श्रीवर्धन का। इसने निर्माण किया सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी में। समकालीन था इसका सरबवंशी शासक, इसका सरबवंशी वंश के शासक लोग शैल वंश के समकालीन थे, इसको याद रखना। उत्तराधिकारी इसी वंश, मतलब उत्तराधिकारी इनका वंश ठीक से ना होने के कारण इस वंश के जो पतन हो गया लास्ट में, ज़्यादा समय तक नहीं व्यतीत किए। ठीक है, चलिए, जिनको जिनको एडमिशन है ले सकते हैं। CGPSC से प्री उरी के व्यापार की तैयारी करना चाहते हैं, परमिशन आप लोग ले सकते हैं, मतलब संपर्क से एडमिशन लेना हो तो। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।